प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीसेंट वीक्स के कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हम करंट अफेयर्स की जितनी भी रिलेवेंट डिटेल्स है वो साथ के साथ हम नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नई यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम इंट्रोड्यूस की है। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का क्या फंडा होता है कि जो हर नागरिक पे, हर सिटीजन को मिले, जिसके लिए कोई क्राइटेरिया ना हो। फॉर एग्जांपल कोई इनकम की क्राइटेरिया ना हो, कोई एज की क्राइटेरिया ना हो, तो उसे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम कहते हैं। तो ये जो स्कीम है ये फैमिली बेस्ड है, यानी फैमिली को एक यूनिट माना गया है। और इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। तो ये तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये किस स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। तो ये हमारे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, आप कह लो हेल्थ कवर है। तो क्या होगा इस स्कीम में कि फैमिली का कोई भी मेंबर अगर कोई मेडिकल सुविधा लेने के लिए किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, कोई भी मेडिकल अटेंशन उसे चाहिए होगी, तो इस स्कीम के अंदर यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत उसे कैशलेस हेल्थ सर्विस मिलेगी अप टू 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए का कवर उस फैमिली को मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये हो गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। तो कैशलेस हेल्थ सर्विस क्या होती है? जिसमें मान लो कि आप अगर हॉस्पिटल जाते हो, आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपको पैसे नहीं चुकाने होते हैं। जो भी बिल होगी, जो भी बिल का सेटलमेंट होगा, वो आपका इंश्योरेंस करने वाली कंपनी और हॉस्पिटल के बीच सेटल होगा। तो अब नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। तो रिसेंटली यूरोप की जो कंट्रीज है उसमें एक कंट्री स्विट्जरलैंड ने फुल फेस कवरिंग को पब्लिक प्लेस में बैन कर दिया है। फुल फेस यानी आप अपना पूरा चेहरा नहीं ढक के वहाँ पब्लिकली निकल सकते। तो कुछ लोग इसे बुर्का बैन भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं, जो उनमें वीमेंस होती हैं, वो अपना पूरा चेहरा ढकती हैं, उसको बुर्का कहा जाता है। तो जनरल टर्म्स में इसे बुर्का बैन भी कहा गया। तो आप याद रखोगे कि किस कंट्री ने रिसेंटली ये लागू किया है? तो स्विट्जरलैंड ने किया है। तो स्विट्जरलैंड में ये जो लॉ आया, ये बहुत नैरो मार्जिन से 51.3% लोगों ने इसको हाँ बोला, सपोर्ट किया, बाकी लोगों ने ना बोला। तो बहुत नैरो मार्जिन से ये पास हो पाया। तो कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड। क्या बैन किया है? तो फेशियल कवरिंग बैन की है। बुर्का बैन तो इसका नाम दे दिया गया है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखोगे स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्विट्जरलैंड ऐसा करने वाली दूसरी कंट्री है। फ्रांस सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने आप इसको फेशियल बैन कहो या बुर्का बैन कहो लोकल टर्म्स में, तो ऐसा करने वाली पहली कंट्री फ्रांस थी। तो फ्रांस ने 2011 में ऑलरेडी ये बैन लगा रखा है। तो अगली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो ई संजीवनी नाम की टेली मेडिसिन सर्विस चलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 2019 के नवंबर में। उसने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कवर कर लिया है। माइलस्टोन क्या होता है? एक तरह का अचीवमेंट होता है। तो क्या माइलस्टोन क्रॉस किया है? तो कुछ ही हफ्तों पहले ई संजीवनी ने आज तक कुल मिला के 3 मिलियन कंसल्टेशंस पूरे कर लिए। 3 मिलियन यानी 30 लैक्स। तो आप सोचोगे कि ये ई संजीवनी क्या है? तो ई संजीवनी ये जो इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये इनिशिएटिव लागू किया गया है। और कब किया गया था? तो नवंबर 2019 में किया गया। तो रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि इसने अभी अभी एक माइलस्टोन बनाया है, अचीवमेंट इसकी क्रॉस हुई है। वो क्या अचीवमेंट है? कि 3 मिलियन कंसल्टेशंस पूरे हो गए इसके। तो अब ये ई संजीवनी चीज़ क्या है? तो ई संजीवनी बेसिकली एक ऑनलाइन फैसिलिटी है जिसके ज़रिए एक पेशेंट अपने डॉक्टर से बिना घर से बाहर निकले, मान लो पेशेंट है उत्तर प्रदेश का और डॉक्टर है तमिलनाडु का, तो वो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए, एक ब्राउज़र बेस्ड इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए पेशेंट अपने घर बैठे ही किसी दूर दराज के डॉक्टर से
सलाह ले सकता है। टेली मेडिसिन, यानी आप फ़ोन पे बात करके दूर रहते हुए भी अपने डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा सकते हो, प्रिस्क्रिप्शंस लिखवा सकते हो। साथ ही एक डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट को हो सकता है दो अलग अलग डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हो, तो वो दो डॉक्टर भी आपस में बात करना चाहेंगे। तो यही ई संजीवनी है। आप याद रखोगे, ई संजीवनी किसकी इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी ये न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि इसने 3 मिलियन कंसल्टेशंस का माइलस्टोन टच किया। अगली न्यूज़, वन टैप TLTRO जो स्कीम है वो 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। तो ये स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। बेसिकली एक RBI की स्कीम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो TLTRO का फुल फॉर्म अगर हम समझ लें तो हमें कुछ आसानी होगी। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। अब ये देखो, रेपो ऑपरेशंस क्या होती है? तो रेपो का मतलब होता है कि जो बैंक्स अपना फंक्शनिंग करने के लिए RBI से पैसे लेती है। देखो, बैंक्स क्या करती है, वो अपने कस्टमर्स को लोन वगैरह देती है। आप में से कई लोगों ने को पता होगा कि कई तरह के लोन बैंक्स देती है, एजुकेशन लोन देती है, हाउस लोन देती है। तो वो जो पैसा बैंक अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो पैसा उस बैंक को खुद अपने बड़े बैंक से यानी RBI से उधार लेना पड़ता है। तो RBI छोटे बैंकों को जिस रेट पे पैसा देती है वो कहलाता है रेपो रेट। तो अभी तक क्या होता था कि बैंक से, RBI से जब ये छोटे बैंक्स पैसा लेते थे तो इनको बहुत कम टाइम के लिए पैसा मिलता था और फिर वो पैसा इनको वापस करना होता था। तो लेकिन अब RBI ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या किया है कि ये जो रेपो ऑपरेशन है इसको लॉन्ग टर्म कर दिया, यानी कि लंबे समय तक के लिए आप उधार ले सकते हो। उधार कौन लेगा? जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं वो RBI से उधार लेंगी अप टू 3 इयर्स। तो ये जो हमारी नॉर्मल बैंक्स है वो RBI से मोटा पैसा उधार पे ले लेंगी और जिस रेट पे लेंगी, क्योंकि छोटे बैंक्स को भी तो RBI को इंटरेस्ट देना होता है, तो वो रेट कहलाती है रेपो रेट। तो इस वक्त हमारी जो रेपो रेट है कंट्री में, RBI डिसाइड करती है ना, ये रेपो रेट वो है 4%। तो अब ये जो डिसाइड किया गया है कि आप 3 साल तक के लिए हमसे उधार ले लो, वो क्यों किया गया है? क्योंकि यही छोटे बैंक्स तो आगे चल के लोन बांटेंगे ना। तो जब इन बैंक्स के पास पैसा होगा तो इनके पास आगे बाकी सारे लोगों को लोन में देने के लिए भी पैसा होगा। तो इससे इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी यानी कि कह लो कि पैसा, जनरल टर्म्स में बोलो तो पैसा सर्कुलेट करने लगेगा मार्केट में और इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ होने लगेंगी, बूस्ट होंगी। पैसा होगा तभी तो इकोनॉमी सर्कुलेट करेगी। तो यही है वन टैप TLTRO। तो ये स्कीम जो है वैसे तो मार्च 2021 में ही ये ख़त्म हो जाती, लेकिन इसके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए 30 सितंबर 2021 तक इसको एक्सटेंड किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो यहाँ से आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने होंगे कि कितने साल की स्कीम है ये। तो ये 3 साल की है। ये किसकी स्कीम है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और याद रखनी है कि ये जो टोटल फंड है, यानी RBI ने कहा है ना कि मैं इतना पैसा इसी चीज़ के लिए रख लेता हूँ, TLTRO के लिए रख लेता हूँ। तो ये जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूशन का एम रखा गया है वो है 1 ट्रिलियन। अब एक टास्क है बच्चों, आपको पता करना है कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, या आप पता कर लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऑप्शंस में ज़ीरोज़ के टर्म्स में बात होती है, वहाँ पे ना ट्रिलियन लिखा होगा ना बिलियन लिखा होगा। तो ये जो RBI ने 1 ट्रिलियन जो मनी है वो इकोनॉमी में इंजेक्ट करने के लिए ऐसा किया है। तो अब आप समझ गए कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 तक के लिए। अब एक और चीज़ आप याद रखोगे बच्चों, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस वक्त RBI के गवर्नर कौन हैं? तो वो है शशिकांत दास। अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या होती है? यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनकी पार्लियामेंट होती है। जैसे हमारे देश में लोकसभा होती है जिसमें कि सारे चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ के डिस्कस करते हैं ना। तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं
तो इस वक्त यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो उन सब की अपनी एक पार्लियामेंट होती है, तो वही पार्लियामेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहलाती है। तो इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया ने एक मोशन, एक रिजोल्यूशन स्पॉन्सर किया था इंडिया ने। तो उस स्पॉन्सर को 70 से ज़्यादा देशों ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो जो रिजोल्यूशन थी वो पास हो गई। तो इंडिया ने क्या रिजोल्यूशन लाया था कि 2023 जो साल है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया जाए। मिलेट तो क्यों कर दिया जाए? क्योंकि देखो, जो मिलेट्स है उसके प्रति जनता में अवेयरनेस जागरूक करने के लिए, प्लस जो गवर्नमेंट्स है उनको ये मैसेज जाए कि आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओ कि ये जो मिलेट्स है ये जो लोगों की खाने तक पहुँचे, उसके लोगों के भोजन का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि मिलेट्स में जो है काफ़ी सारे हेल्थ और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है ना? तो ये आप याद रखोगे, कुछ फैक्ट्स आप यहाँ से याद रख लोगे कि 2023 क्या है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। किसने डिक्लेयर किया? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये रिजोल्यूशन पास हुआ। ये रिजोल्यूशन मूव किस कंट्री ने किया था? तो इंडिया ने ही किया था। कुछ और चीज़ आप याद रख लो, अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि 2021 को भी ऐसा कुछ ईयर डिक्लेयर किया गया था क्या? तो हाँ, बिल्कुल किया गया था। 2019 में जब 74th सेशन चल रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो उसी वक्त ये डिसाइड किया गया था कि 2021 को डिक्लेयर कर दिया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 2021 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2023 किस क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो अब आगे बढ़ें। नयूबू नव्यम येरको, तो ये नाम है एक इंडिजिनस स्कूल का जो खोला गया है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो, ये इंडिजीनियस स्कूल क्या होता है? तो जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उसमें नॉर्मल सिलेबस फॉलो किया जाता है, या तो सीबीएसई पढ़ाया जाएगा या तो स्टेट बोर्ड पढ़ाया जाएगा। लेकिन वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस होती हैं, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप देखोगे कि लोकल कल्चर जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है। लेकिन वो जो लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज है, उनको अभी तक स्कूलों के सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो अब अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा फैसला आया है कि जो लोकल इंडिजीनस लैंग्वेज है, जो लोकल लेवल पे बोली जाने वाली लैंग्वेज, लोकल लेवल के जो ट्रेडिशंस होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें अब वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएंगी। तो स्कूल का नाम क्या है? नयूबू नव्यम येरको। किस स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है ये? तो ये है अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ये जो स्कूल्स हैं ये प्रमोट करने के लिए खोले गए हैं इंडिजिनस ट्रेडिशन, यानी जो लोकल ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर और लैंग्वेज। अब आप यहाँ पे याद रखोगे कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इस वक्त कौन है? तो जो उनका नाम है मिस्टर पेमा खांडू, और ये एक बीजेपी के पॉलिटिशियन है, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन है, और इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो इन्होंने ही इस जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आप कह लो, अपनी तरह का अनोखा स्कूल, इसका उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो कमेंग डिस्ट्रिक्ट में किया है, अरुणाचल प्रदेश के कमेंग डिस्ट्रिक्ट में। तो अब आगे बढ़ें। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, या फिर जो कुछ करियर ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे क्लैट, तो अगर आप किसी भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, अगर आप रियली सीरियस हो, आप चाहते हो कि बस मैं पूरी तरीके से उस पे फोकस हो जाऊं, तो हमारे पास आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, पेन ड्राइव कोर्सेज, हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपकी जैसी सुविधा वैसा आप कोर्स हमारे पोर्टल से ले सकते हो। तो एक बार आप इस पोर्टल पे विजिट करो, जैसे अगर आप लिखोगे विद्या गुरु तो आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको पूरी डिटेल कि किस कोर्स में कितने स्टडी मटेरियल है, कितने घंटों की टेस्ट सीरीज़ है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी।
इन केस अगर आप चाहते हो आपको कुछ फिर भी डाउट रह जाए तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव से पूरी डिटेल में बात कर सकते हो। अभी कई तरह के डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं, खास करके लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको कोई मेल लिखने की ज़रूरत महसूस होती है तो ये हमारी मेल आईडी है, इस पर आप मेल भी कर सकते हो हमें। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो करो ही करो, लेकिन एक बार ये वेबसाइट ज़रूर विजिट करना। हो सकता है कि ये आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन प्रूव हो जाए। अब अगली खबर ये है कि अभी तक एक रेट यूज़ करते थे जो हमारे बैंक्स होते थे या दुनिया के और भी बड़े बड़े बैंक्स होते थे, उसको कहा जाता था लिबोर रेट। तो अब इस रेट को चेंज कर दिया गया, यानी ये जो रेट है इसको हटा के उसकी जगह एक नया रेट लाया गया, SOFR रेट। तो जब तक हम इन दोनों रेट्स की सिग्निफिकेंस नहीं समझेंगे आगे कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप समझ लो। तो जो बड़े बड़े बैंक्स होती हैं वो भी आपस में एक दूसरे से डील करती हैं, या बड़ी बैंक्स होती हैं वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से डील करती हैं। तो उस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया जाता है वो एक आम कस्टमर को जो इंटरेस्ट दी जाती है उससे कहीं अलग होता है। तो ये जो बड़े लेवल के डील्स होते थे, इनके जो इंटरेस्ट को तय किया जाता था ये इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रख के किया जाता था। तो कुछ सालों से, पिछले 50-60 सालों से जो रेट यूज़ की जा रही थी उस रेट को कहा जाता था लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, यानी इन शॉर्ट लिबोर रेट। तो ये कौन जारी करता था? ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का जो सेंट्रल बैंक होता था वो ये रेट जारी करता था। इस रेट का मतलब क्या होता था कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बैंक एक दूसरे को जिस रेट पे पैसा दे रहे होते थे उसी रेट को पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड रेट मान लिया जाता था, उसे कहते थे लिबोर रेट। तो इसी रेट से भारत में भी बिजनेस होता था। तो अब ये रेट गायब होने वाली है, लिबोर रेट को खत्म किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2021 के बाद लिबोर रेट रह ही नहीं जाएगी, यानी कोई लिबोर रेट जारी ही नहीं करेगा तो लिबोर रेट रहेगी कहाँ से? तो लिबोर रेट की जगह एक नया रेट ले रहा है, उसे कहते हैं SOFR यानी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो अब ये SOFR क्या है? तो देखो, लिबोर रेट जो है वो लंदन से आती थी, यानी ब्रिटेन के बैंक जारी करते थे। SOFR जो है वो US ट्रेजरी मार्केट से डिसाइड होगा। तो SOFR क्या है? वो भी एक रेट है। अब क्या है, इंडिया के बैंक्स जो अब तक लिबोर रेट के थ्रू बिजनेस करते थे, यानी कोई भी बड़ा लोन देने से पहले लिबोर रेट को ध्यान में रख के ही, फॉर एग्जांपल जैसे RBI है, RBI जो रेपो रेट तय करती है या रिवर्स रेपो रेट तय करती है, उन सब की कैलकुलेशन लिबोर रेट के आधार पे हुआ करती थी, यानी इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अब यही लिबोर रेट की जगह लेने वाला है SOFR, ठीक है ना। तो SOFR का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। SOFR किस मार्केट से निकला हुआ है? तो US ट्रेजरी मार्केट इसको डिसाइड करती है। तो अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आप याद रख लो कि इंडिया में अभी तक तो लिबोर चला आ रहा था, लेकिन SOFR को यूज़ करना शुरू कर दिया है हमारे देसी बैंकों ने। तो इसकी शुरुआत SBI ने की। तो SBI ने अभी अभी 2 ऐसी डील्स की हैं जिसमें लिबोर की जगह SOFR के आधार पे कैलकुलेशंस या रेट फिक्स की गई है, ठीक है ना। और बाकी जो बैंक्स हैं हमारे देश के, उनसे भी यही एक्सपेक्टेड है कि साल के खत्म होते होते वो SOFR रेट यूज़ करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि लिबोर रेट तो खत्म होने जा रही है ना। 31 दिसंबर 2021 के बाद लिबोर रेट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। तो ये जो SBI ने डील की है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पहली डील है किसी इंडियन बैंक के द्वारा जिसमें लिबोर की जगह SOFR यूज़ किया गया है। तो आप याद रखोगे कि ये डील किन 2 एंटिटीज़ के बीच हुई। तो लोन देने वाली बैंक का नाम है SBI, लोन लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। तो ये 5 साल के लिए IOCL ने SBI से लोन लिया। कितना लोन लिया? 100 मिलियन का लोन लिया है,
तो ये आप याद रखोगे, SOFR पे लिया है, लिबोर पे नहीं लिया है। तो देखो बच्चों, अभी अभी एक इंडेक्स जारी किया है UNCTAD ने। तो UNCTAD क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये यूनाइटेड जो नेशन है उसके अंतर्गत आने वाली ही एक संस्था है जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे नज़र बनाए रखती है। तो UNCTAD ने एक इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स का नाम है B2C ई कॉमर्स इंडेक्स। तो B2C में B का क्या मतलब होता है? बिजनेस टू कस्टमर, यानी बड़े बिजनेस जब अपना सामान सीधे कस्टमर को बेचते हैं तो वो B2C कहलाता है। तो ये इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक इस साल यानी 2020 के लिए इंडिया की रैंक 71 आई है। और नंबर 1 पे कौन रहा है? तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड रहा है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये इंडेक्स आखिर है क्या। तो ये इंडेक्स मेज़र करता है कि किसी भी कंट्री में की जो इकोनॉमी होती है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी जब हम बात करें ई कॉमर्स की, यानी इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली खरीद बिक्री, यानी बिजनेस जो आप चलाते हो वो ई कॉमर्स की बात हो रही है। जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, तो ये सब ई कॉमर्स कंपनीज है ना। तो ई कॉमर्स के लिए किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी अच्छे से तैयार है। तो 71 रैंक आने का मतलब है कि इंडिया को अभी काफ़ी कुछ करना है इससे पहले कि ई कॉमर्स का जो उसका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो पाए। तो इंडिया की रैंक आप याद रखोगे 71। ये भी याद रखोगे कि नंबर 1 रैंक किस कंट्री को दिया गया है? तो वो स्विट्जरलैंड को दिया गया है। तो अब कुछ और चीज़ें आप याद रख लो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कि UNCTAD का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके हेडक्वार्टर्स का पता आपको होना चाहिए, ये जिनीवा में है। जिनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में ही है, और स्विट्जरलैंड को ही नंबर 1 रैंक इस बार मिला है। बाकी कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये याद रख लो कि इस वक्त के सेक्रेटरी जनरल कौन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसाबेला ड्यूरेंट। तो अब आगे बढ़ें। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का फाइनल्स रिसेंटली खेला गया। तो ये बर्मिंघम में हुआ। बर्मिंघम यानी इंग्लैंड का एक बहुत अच्छा टाउन है। तो इसके विनर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। तो मेंस सिंगल्स जीतने वाले हैं ली जिया। इन्होंने मेंस सिंगल्स जीता है, और ये कहाँ के हैं? तो ये मलेशिया के हैं, मलेशिया के। दूसरी तरफ विमेन सिंगल्स जीतने वाली हैं नोजोमी अखुरा, और ये हैं जापान की रहने वाली। तो आप ये याद रखोगे कि ये जो फाइनल्स है या जो वेन्यू है वो कहाँ था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में था। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। विनर्स का नाम आपने याद रखना है। मेन सिंगल्स जीता है ली जिया ने, जो कि मलेशिया के रहने वाले हैं, और विमेन सिंगल्स जीता है नोजोमी अक्यूहारा ने, जो कि जापान की रहने वाली हैं। तो अगली इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि रिसेंटली इंडिया ने डेनमार्क के साथ मिलके, डेनमार्क इस इवेंट की पार्टनर कंट्री थी, तो इंडिया ने डेनमार्क के साथ मिलके मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया। ठीक है, तो ये जो आयोजन किया, क्योंकि आप देख रहे हो मैरी टाइम, समुद्री बिजनेस कह लो या समुद्री व्यापार, तो किस मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव पे ये किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो आप याद रखोगे कि इस वक्त इसके मिनिस्टर कौन है? तो मिस्टर मनसुख मंडाविया हैं। तो मिस्टर मनसुख मंडाविया क्या हैं? तो ये मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो इंडिया ने ये जो सबमिट की है मैरीटाइम इंडिया सबमिट, इसकी पार्टनर कंट्री थी डेनमार्क। तो इस सबमिट का मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। यानी कि भारत में कई सारे पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं ना, तो उन पोर्ट्स को बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को प्रेरित, आकर्षित किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा?
जो भारत के लोग भी कर सकते हैं, भारत की कंपनियां भी कर सकती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भी कर सकती हैं। तो यही इस सबमिट का मोटिव था। पार्टनर कंट्री डेनमार्क, तो मिनिस्ट्री के साथ साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस सबमिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए पार्टनरशिप करी थी। तो वो थे फिक्की। फिक्की क्या है? ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, यानी एक ट्रेड बॉडी है ये। तो अगर पोर्ट्स बनेंगे, वाटरवेज बनेंगी, तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा तो बिजनेस को ही होगा। इसलिए फिक्की ने इसको कह लो कि पार्टनर किया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज से जुड़ी एक और खबर आप याद रख लो। तो मिनिस्टर कौन है इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के? तो वो हैं मिस्टर मनसुख मंडाविया। तो इनसे जुड़ी एक और खबर ये है कि मिस्टर मनसुख मंडाविया यानी मिनिस्टर ने हाल ही में सूरत और दीव, दीव क्या है? ये एक यूनियन टेरिटरी, और सूरत तो आप जानते हो गुजरात में है। तो सूरत से दीव तक जाने के लिए एक बहुत शानदार, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लग्जरियस क्रूज सर्विस का उद्घाटन किया है। तो ये जो क्रूज सर्विस है ये कहाँ से चलेगी? तो सूरत में एक पोर्ट है, तो सूरत में जो पोर्ट है उसका नाम है हजीरा पोर्ट। तो ये आप याद रखोगे। तो यहाँ से ये क्रूज चलेगी दीव के लिए, दीव के लिए। तो 2020 के नवंबर में, यानी कुछ महीनों पहले, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी हजीरा घोघा जो रूट है उसका उद्घाटन किया था। उसमें उन्होंने रोपैक्स सर्विस का उद्घाटन किया था। तो रोपैक्स सर्विस क्या है कि जैसे आपको अपना सामान पहुंचाना होता है तो आप ट्रक में अपना सामान डाल के ले जाते हो, तो अब इन क्रूज या इन समुद्री जहाज़ों के ज़रिए भी आप सामान यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो। तो वो रोपैक्स सर्विस कहलाती थी, यानी आप अपना पूरा का पूरा ट्रक ला के यहाँ खड़ा कर दो। रोल ऑन, रोल ऑन यानी आप ट्रक को सीधा रोल करके जहाज पे चढ़ा दो। तो ये आप याद रखोगे कुछ चीज़ें कि हजीरा पोर्ट कहाँ है, तो सूरत में। रोपैक्स सर्विस का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया था? तो हजीरा घोघा वाले रूट पे किया था। ये दोनों जगह जो है वो गुजरात में ही है। तो अब आगे बढ़ें। तो अगली न्यूज़ जो बच्चों आपको याद में रखनी है वो ये है कि रिसेंटली गूगल ने अपने डूडल के जरिए कह लो कि सम्मान दिया है उडुपी रामचंद्र राव को। तो ये कौन है? तो ये एक बहुत फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे। तो इनका रिसेंटली 89th बर्थडे एनिवर्सरी पड़ा। तो उसी इवेंट को मार्क करने के लिए गूगल ने डूडल बनाया। ये आप देख रहे हो डूडल। तो उडुपी रामचंद्र राव कौन थे? तो अगर आप डूडल को ध्यान से देखोगे तो इनके हाथ में आपको एक सैटेलाइट नज़र आ रही होगी। तो यस, ये भारत के जो कह लो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो सेटअप है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बहुत बड़े नाम थे। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों के साथ भी मिलकर काम किया हुआ है। तो ये जो फेमस है, इनको जो क्रेडिट दी जाती है वो इस बात के लिए दी जाती है कि इन्होंने 1975 में जब भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट। तो वो जो पूरी टीम थी उसको सुपरवाइज यही कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें आप याद रखोगे। इनका नाम उडुपी रामचंद्र राव। ये कौन थे? तो ये आर्यभट्ट जो इंडिया की पहली सैटेलाइट 1975 में लॉन्च की गई थी उसके टीम लीडर या टीम सुपरवाइज़र थे। तो इनको मिस्टर उडुपी रामचंद्र राव को कई बड़े सम्मान भी दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनको पद्म भूषण मिला था 1976 में, ठीक एक साल बाद, यानी आर्यभट्ट के लॉन्च होने के एक साल बाद। और रिसेंटली 2017 में ही इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, और 2017 में ये हम सबको छोड़ के चले गए। तो इन्हीं के सम्मान में गूगल ने ये डूडल जो आप देख पा रहे हो ये एक दिन के लिए अपने सर्च इंजन पे चलाया हुआ था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे बच्चों पिछले कुछ दिनों के। आगे हम और भी ऐसी वीडियोस में जितने भी इवेंट्स हैं वो कवर करते रहेंगे। कुछ भी इवेंट्स आपसे छूटेगा नहीं। आपसे बस हम इतनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक बटन
ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होता है कि इससे हमें एक फीडबैक मिलती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को पसंद आ भी रही है या नहीं। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई भी सजेशन देना हो, तो वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कवर किया करें करंट अफेयर्स में, कोई भी सजेशन, कैसा भी सजेशन आपके पास हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें वो ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब बटन को भी हिट करें, क्योंकि फ्यूचर में हम अगर ऐसी कोई भी वीडियोस डालें तो वो बिना मिस हुए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो बच्चों, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि आप विद्या गुरु की वेबसाइट पे विजिट करके पूरी डिटेल ले सकते हो। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कई तरह के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, पेन ड्राइव हैं। तो आपको पूरी डिटेल, आपको बिल्कुल किसी तरह की, विद्या गुरु से आपने एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, कोई और सपोर्ट आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो एक बार हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी डिटेल एक बार ज़रूर देखें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले।